जस्टिस फातिमा बीवी, क्या आप जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है। सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद 39 इयर्स के बाद फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की जज बनती है। ये इंडियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट और खास करके इंडियन जुडिशरी में वुमेन के एंट्री को लेकर सबसे बड़ा इवेंट रहा। आज हम जस्टिस फातिमा बीवी को रिमेंबर कर रहे हैं। जस्टिस फातिमा बीवी के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। जस्टिस फातिमा बीवी केरला से बिलोंग करती थी। केरला की सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक का सफर फातिमा बीवी ने पार किया था। आप ये भी जानने से हैरान होंगे कि फातिमा बीवी यहाँ तक भी नहीं रुकी, वो तमिलनाडु की गवर्नर भी बनी थी। अगर हम फातिमा बीवी के करियर की टाइम ग्राफ देखें तो सबसे पहले उन्होंने मुंशिप के तौर पर कोलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना काम शुरुआत की थी और उसी के साथ 1958 में वो जुडिशल सर्विस से मुंसिप की तरफ बढ़ने लगी। अगर हम बात करें 1974 की तो वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि सेशंस कोर्ट की जज बनती है और उसी के बाद वो अपना मुंशिप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू हाई कोर्ट में एंट्री करती है और हाई कोर्ट के बाद 1986 में वो बन जाती है सुप्रीम कोर्ट की जज। अगर हम उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव करियर की बात करें तो वो तमिलनाडु में उस समय रही जयललिता सरकार की गवर्नमेंट में गवर्नर भी रही। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब एक बार उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा आई हैव ओपन्ड डोर्स। ये एक बहुत ही आयरॉनिक स्टेटमेंट रहा उनकी तरफ से। इसका क्या मतलब है? आई हैव ओपन डोर्स मतलब वो ये सिग्नल देना चाहती थी इंडियन वुमेन को और इंडियन सोसाइटी को कि इंडियन वुमेन्स भी कैपेबल है जुडिशरी के अंदर काम करने के लिए। इंडियन वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन ना बल्कि जुडिशरी में हो बल्कि हर सेक्टर में आगे बढ़े। और वो ये चाहती थी कि ये जो दरवाज़ा उन्होंने खोला है, बहुत सारी महिला इसी दरवाजे से अंदर आते हुए बहुत सारे पोजीशंस पे, बहुत सारे ऑफिसेस में, बहुत सारी सर्विसेज में इंडियन पब्लिक, इंडियन सिटीजन और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए और ख़ास तौर पर जुडिशल सिस्टम के थ्रू जस्टिस प्रोवाइड करने में हेल्प करे। अब हम देखते हैं कि क्या सच में ये दरवाजे ओपन हो गए थे या नहीं। अगर ये देखा जाए कि आज की तारीख में ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ली गई लिस्ट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लिस्ट प्रोवाइडेड है। सबसे पहले जस्टिस हिमा कोहली, उसके बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। अब आप इमेजिन करो कि इन पूरी लिस्ट में सिर्फ 2 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के बेंच में अभी तक शामिल है। अगर मैं आपको डेटा समझाऊं तो पूरे वुमेन जजेस का नंबर सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट में मिलाकर 80 आता है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 वुमेन जजेस है, यानी कि 78 जजेस हाई कोर्ट के अंदर है। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट और इंडिकेशन ये जाता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में बहुत ही कम वुमेन रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। पूरी स्ट्रेंथ जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया है थ्रू 1113 जजेस के, उसी में सिर्फ 80 वुमेन जजेस है, यानी कि सिर्फ 7.2% ऑफ द टोटल सैंक्शनड पोस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम। आप इस डेटा से समझ सकते हैं कि कितनी कम संख्या है इंडियन जुडिशरी में महिलाओं की। अगर इसे डिटेल में जानना है तो इस तरीके का जुडिशियल रिफॉर्म या फिर जुडिशियल दिक्कत क्यों आई, सबसे पहला कारण है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन जजेस। आप इमेजिन करो कि इसके रीजन नंबर 1 स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी है। स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी इसी वजह से है कि जहां पर 7 साल की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस लगती है वहीं पर महिलाएं अपने एज में मैरिड हो जाती है। अगर मैरिड महिला को प्रेगनेंसी या घर परिवार इन सब में अपना टाइम व्यतीत करना होता है और उसी बीच उन्हें करियर में गैप्स भी लेनी पड़ती है, या फिर उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने घर या ससुराल चले जाते हैं, या फिर उनका कहीं स्थलांतर हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर हस्बैंड इज़ वर्किंग देयर। तो इन सारी दिक्कतों की वजह से ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने में थोड़े से नाकामयाब होते हैं। अगर उसी डायरेक्शन में दूसरी बात देखी जाए तो इंडियन सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर बहुत कम चांसेस दिए जाते हैं
वुमेन के लिए टू एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव एजुकेशन फील्ड्स वुमेन के लिए प्रिफरेबल मानी जाती है फ्रॉम इंडियन सोसाइटी और फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्या तो वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या फिर आईएएस बन जाए, इस तरीके से। लेकिन वकील या फिर जज, इस तरीके के पोजीशंस पे वुमेन को बहुत आसानी से प्रमोट नहीं किया जाता या और उनके फैमिली के थ्रू सपोर्ट नहीं दिया जाता। अगर हम ये भी बात करें कि वुमेन के लिए वर्क प्लेस जो होता है, वो वर्क प्लेस सेफ्टी भी कोर्ट्स के अंदर उतनी नहीं मिल पाती। जहाँ पर सेग्रीगेटेड टॉयलेट सिस्टम्स हो, जहाँ पर हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता हो, इस तरीके के प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि फिर महिला कैसे हमारा क्रिमिनल केस जीत पाएगी या फिर लड़ भी पाएगी। इस कॉन्सेप्शन की वजह से, इस प्री कंसीव्ड नोशन की वजह से वुमेन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, खासकर इन जुडिशरी में। अगर हम बात करें कि जुडिशियल सिस्टम को किस तरीके से साउंड बनाया जा सकता है, अगर हम बात करते हैं महिलाओं की एंट्री की या फिर उनके एंट्रेंस की या फिर जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन की, अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में बढ़ जाता है तो हम क्या क्या चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। पहला है, सबसे पहला जस्टिस। जस्टिस किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं या उसे हासिल कर सकते हैं। मान लो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो जस्ट नहीं है या फिर बायस्ड है, बायस्ड ओपिनियन है। अब हमारी जुडिशियल सिस्टम मेल डोमिनेटिंग सिस्टम है, जहाँ पर मेल पर्सपेक्टिव चलते हैं। यहाँ पर आई नो कि किताबों से लॉ गवर्न होता है, लॉज रिटन होते हैं और उसी से जुडिशियल सिस्टम चलता है। लेकिन जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में वुमेन पर्सपेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी होता है, वहीं पर जस्टिस सर्व होने के लिए कुछ हिंड्रेंसेस आते हैं। वैसे ही उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जोसेफ साइन केस में आईपीसी 497 को स्क्रैप करते हुए अडल्ट्री को खारिज कर दिया था। उसी समय जेंडर न्यूट्रलिटी की बात होनी ज़रूरी थी। और अगर आप जानते हो कि सबरीमाला केस के अंदर, सबरीमाला केस जो वुमेन राइट्स के लिए लड़ी गई थी, वहीं वुमेन राइट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो डिसेंट किया गया था, एक ही वुमेन जज थी, उन्होंने ही इस केस में अपना डिसेंट दर्ज किया था। आप इमेजिन कर सकते हो, वुमेन होकर भी वो अपने पर्सपेक्टिव को फ्रेशली रखते हुए इस केस में भी डिसेंट कर रही है। इसका मतलब हमें चाहिए कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में बढ़ता रहे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है वुमेन का जुडिशरी में आना, वो इस वजह से कि कोई भी सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। और अगर कोई भी सिस्टम इन तीन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो वो सिस्टम हमेशा फुल प्रूफ होता है। अब जुडिशरी आज के समय में इतनी रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी बात है। अगर तीसरी बात करें तो लेजिटिमेसी, वुमेन का होना कोर्ट्स में लेजिटिमेसी दर्शाता है, क्योंकि वुमेन का पर्सपेक्टिव और उनका जो डील करने का तरीका है वो कोर्ट सिस्टम को एक क्रेडिबिलिटी देता है, एक लेजिटिमेसी देता है। एक कहानी है जहां पर एक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की केस आई थी। वहां पर जब वो लेडी अपना मैटर लिस्ट करते हुए देख रही थी तो उन्होंने अपने वकील को पूछा कि वाई माई मैटर हैज़ नॉट बीन विद इन फ्रंट ऑफ द फीमेल जज। आप इमेजिन करो, तो उसके वकील ने कहा रिप्लाई में दैट देयर इज़ नन, मतलब यहाँ पर कोई भी फीमेल जज नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोर्ट की लेजिटिमेसी वुमन अगर जुडिशरी में होती है तो मेंटेन होगी। उसी के साथ साथ जब वुमन जुडिशरी का हिस्सा बनती है तो वो चेंजिंग टाइम्स के लॉज जो है, जहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ा जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे नए नए फीचर्स ऑफ सोसाइटी डेवलप होते आ रहे हैं, वहीं पर वुमन का पर्सपेक्टिव उन सारे चेंजेस पर होना एज अ जज, ताकि उस लॉ को, ताकि उस पूरी प्रोसेस को, जस्टिस प्रोसेस को एक अलग पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव जो कि वुमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव है, वो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव उस लॉ को दे पाएगा। और उसी वजह से वुमन का जुडिशरी में होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम बात जो होती है वो एम्पैथी की बात होती है। वुमन के अंदर एक एलिमेंट होता है एम्पैथी का। आप अपने माँ में, अपने बहन में, अपने साथी में ये पाते हैं कि दैट देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ एम्पैथी इन देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब जस्टिस सर्व करना होता है। एंड दे डू अंडरस्टैंड
कि जस्टिस इज नॉट बेस्ड ऑन द इमोशंस, रादर जस्टिस इज बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ड्रिवन बाय द रिटन बुक्स। अब जब बात करते हैं इन सारे रूल्स की, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करते हुए, उसे इंटरप्रेट करते हुए एम्पथी जैसे क्वालिटी को होना बहुत ज़रूरी होता है। और वुमन का इंडियन जुडिशरी में होना और इसी तरीके से एम्पथी की तरफ बढ़ना हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेप हो सकती है। अगर हम बात करते हैं वुमन की, तो इसी तरीके से हमें वुमन की रिप्रेजेंटेशन जुडिशियल सिस्टम में होनी बहुत ज़रूरी है और डिज़ायरेबल भी। तो इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद से इनिशिएटिव्स ले ताकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट बने, मोर रिप्रेजेंटेटिव बने, और वो अपने गोल्स भी सेट कर ले ताकि 50% ऑफ द रिप्रेजेंटेशन शुड बी विथ वुमेन। अगर ये बात हो रही है तो मान लीजिए कि दूसरे सेक्टर्स में भी वुमेन की ग्रोथ बढ़ जाएगी, क्योंकि जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है इंडियन इकोसिस्टम एंड पॉलिटी का। पॉलिटी में एक तो पार्लियामेंट सिस्टम है जो लॉ बनाता है, दूसरा है पुलिस सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशियल सिस्टम जो उस लॉ को इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड तो वो क्वेश्चन करेगा किस तरीके से सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, या फिर लोगों के क्या ग्रीवेंसेस है, इस तरीके से जुडिशियल सिस्टम उसे ठीक करेगा। अब आप ही सोच लीजिए कि वुमेन का जुडिशरी में होना कितना क्रिटिकल है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपके सजेशंस होंगे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, और धन्यवाद।